Hello students, let's start our new video, and the topic of today's video is to find out the structure factor for body centered cubic unit cell, simple cubic unit cell and face centered cubic unit cell. ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर फैक्टर निकालना सीखेंगे अलग अलग के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए भी, सिंपल क्यूबिक के लिए भी और फेस सेंटर्ड के लिए भी. ठीक है, अब थोड़ा सा एक शॉर्टली बता देती हूँ कि हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो किया था, हमने क्या किया था प्रीवियस वीडियो में, एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर पढ़ा था हमने. ठीक है, तो वो क्यों पढ़ा था हमने, क्योंकि हमने देखा था कि जब कोई भी एक्सरे डाइफ्रैक्ट हो रही थी किसी क्रिस्टल से, ठीक है, तो हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा था, डाइफ्रैक्शन पैटर्न. तो हमने ये देखा कि किसी प्लेन्स के कोरस्पोंडेंस तो इंटेंसिटी बहुत ही हाई थी और किसी के कोरस्पोंडेंस इंटेंसिटी बहुत ही लो थी. ये हमने ऑब्जर्व किया था. अब हमने देखा कि वो जो इंटेंसिटी में जो वेरिएशन आ रहा था अलग अलग प्लेन्स की में, वो वेरिएशन मेनली किस पे डिपेंड करता है, आपका एटॉमिक फॉर्म फैक्टर पे. ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, आपका एटॉमिक फॉर्म फैक्टर पे. तो आप हमने प्रीवियस वीडियो में इतना पढ़ लिया था कि जो आपकी इंटेंसिटी थी, हमने क्या पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड of the diffracted wave, एम्पलीट्यूड ऑफ द डाइफ्रैक्टेड वेव का स्क्वायर. यही पढ़ा था. इंटेंसिटी इतना तो पता ही है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, और किसके एम्पलीट्यूड के, डाइफ्रैक्टेड वेव की. ठीक है, इसको हमने ऐसे डिनोट किया था कि इंटेंसिटी जो है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एफ का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो इसको जब हमने खोला था तो वो आया था स्मॉल एफ स्क्वायर और एस स्क्वायर, वेयर जहाँ पे आपका स्मॉल एफ क्या था, आपका एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, एंड और आपका जो कैपिटल एस था, ये क्या था आपका ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर. ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या निकालेंगे, एस ही निकालेंगे. क्या नाम लिखा है मैंने, स्ट्रक्चर फैक्टर, दैट इज ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर. यही हम फाइंड आउट करेंगे सबके लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए और फेस सेंटर्ड के लिए. ठीक है, अब देखो इसका भी फॉर्मूला हमने कल लिख लिया था. हमने लिखा था कि जो एस की जो वैल्यू होती है आपकी, वो क्या होती है, समेशन जे 1 से लेके कैपिटल एन तक. ठीक है, ई रेज टू द पावर 2 पाई आयोटा, और यहाँ पे था आपका यू जे एच प्लस वी जे के प्लस डब्ल्यू जे और एल. ठीक है, ये था, यहाँ तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था. वेयर जहाँ पे आपका एच के एल ये क्या होते हैं, आपके मिलर इंडिसेस, ये आप बीएससी में पढ़ चुके हो. ठीक है, और यूजे वीजे और डब्ल्यू के ये क्या होते हैं, आपकी पोजीशन होते हैं, कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं. किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट द पोजीशन, किसकी पोजीशन, ऑफ जो एटम आपने कंसीडर कर रखा है. कौन सा एटम है यहाँ पे, जेथ एटम. ठीक है भाई, हो गया. ठीक है, ये तक यहाँ तक आपने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था. अब हम इसी की हेल्प से क्या निकालेंगे, एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बीसीसी के लिए भी, सिंपल क्यूबिक के लिए भी और एफसीसी के लिए भी. ठीक है, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है, अगर आपका 16 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप निकाल के दिखाओगे, सिंपल क्यूबिक के लिए भी, बॉडी सेंटर्ड के लिए भी और फेस सेंटर्ड के लिए भी. अगर आपका 8 मार्क्स आता है तो आप सिर्फ यहाँ तक करके आओगे. ठीक है, प्रीवियस वीडियो का और यहाँ तक का. ठीक है, अगर 16 में आता है तो आप कंप्लीट करके आओगे. ठीक है ना भाई. तो स्ट्रक्चर फैक्टर किसके लिए कर रहे हैं हम, सिंपल क्यूबिक के लिए. ठीक है, तो जब हमने स्टार्टिंग में यूनिट स्टार्ट की थी तब हमने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक कैसी थी, आपकी प्रीमिटिव यूनिट सेल होती है. कैसी होती है, प्रीमिटिव यूनिट सेल. प्रीमिटिव क्यों बोला था, क्योंकि इसमें क्या थे, जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल था वो कितना था, 1. ठीक है, तो ये तो हमें पता है ना, ये चीज़ तो अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल
फॉर बी सॉरी सिंपल क्यूबिक फॉर SCC इज इक्वल टू कितना होता है आपका 1। ठीक है, मतलब कि क्या बात हुई कि अगर हमें किसी एक सिंपल क्यूब, देखो इतना तो पता है आपको, अगर क्यूबिक यूनिट सेल किसी भी टाइप की पढ़ते हो, सिंपल क्यूबिक पढ़ो, चाहे बॉडी सेंटर्ड पढ़ो, चाहे फेस सेंटर्ड पढ़ो, हर एक के कॉर्नर पे तो एटम्स प्रेजेंट होते ही होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। हर किसी के कॉर्नर पे तो एटम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते ही होते हैं। अब ये कौन सी पढ़ रहे हो, सिंपल क्यूबिक। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, ना तो बॉडी के सेंटर पे होते हैं, ना ही फेस के सेंटर पे होते हैं। ठीक है, तो किसी एक एटम को कंसिडर, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या है 1। इसका मतलब अगर आपको जो है रिप्रेजेंट करना है तो किससे, एक कोऑर्डिनेट से, तो उसी कोऑर्डिनेट को क्या मान लेते हैं हम, उसका ओरिजिन, दैट इज 0 0 0। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक में कितना होता है 1। ठीक है, तो उस पोजीशन, उसकी पोजीशन क्या मान के चलते हैं, कौन सा एटम कंसिडर करके चलते हैं हम, जो ओरिजिन पे। ठीक है, दैट इज 0 0 0। तो अब लिखिए, मतलब इस jth एटम की पोजीशन क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट, क्या लिखेंगे, पोजीशन कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऑफ एटम, ऑफ एटम। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है आपका, यहाँ पे लिखें तो यूजे, ये किसकी वैल्यू होती है, यू वी और डब्ल्यू, यूजे भी 0, वी जे भी आपका 0 और डब्ल्यू जे भी आपका क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, तो पुट करते हैं, करें पुट वैल्यू किसमें, इन इक्वेशन 1 करो। सो एस बिकम्स, देखो समेशन का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ तो समेशन का कोई काम ही नहीं है। समेशन कब लगाते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, एटम्स, जैसे आगे पढ़ेंगे BCC में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हैं 2, तो वहाँ पे पहले वाले के लिए 20, फिर समेशन का मतलब प्लस, फिर दूसरे वाले का। ठीक है, जैसे आगे करेंगे, फिर उससे आगे FCC, उसमें कितने होते हैं 4, तो इसका मतलब पहले एक का निकालेंगे, फिर समेशन का मतलब प्लस, फिर दूसरे का, फिर समेशन का मतलब प्लस, फिर तीसरे का, फिर प्लस, फिर चौथे का। ठीक है, तो समेशन का मतलब सबका इंडिविजुअल का क्या होता जाएगा, आपका सम होता जाएगा। अब यहाँ पे तो है ही एक, तो जरूरत ही नहीं है समेशन लगाने की। ठीक है, तो डायरेक्ट e रेज टू द पावर 2 पाई आयोटा। ठीक है, यूजे की वैल्यू 0 इंटू एच प्लस 0 इंटू के प्लस 0 इंटू एल, तो ये क्या बन गया, कंप्लीट ही 0। तो इसका मतलब s इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2 पाई आयोटा इंटू 0, मतलब e की पावर 0, और किसी की पावर 0 का मतलब कितना होता है आपका 1, ये होता है। तो इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर फैक्टर सिंपल क्यूबिक के लिए कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आ गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो भाई, इसका मतलब जो आपका स्ट्रक्चर फैक्टर है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना तो h पे डिपेंड कर रहा है, ना k पे, ना l पे, मतलब h, k और l की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि मेन किस पे डिपेंड कर गया, पोजीशन पे डिपेंड कर गया। ये 0 0 हो गई तो कंप्लीट 0 हो गया, तो h की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k की पे, h, k और l की वैल्यू चाहे कोई भी हो आपकी। ठीक है, तो लिखोगे इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, देखो इसकी हेल्प से, स्ट्रक्चर फैक्टर की हेल्प से हम क्या बता सकते हैं कि कौन कौन सी प्लेन्स तो अलाउड होंगी और कौन सी प्लेन्स अलाउड नहीं होंगी किसी भी सिंपल क्यूबिक, किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में, चाहे वो सिंपल हो, चाहे बॉडी सेंटर्ड हो, चाहे फेस सेंटर्ड। इस एस की वैल्यू से आप क्या बता सकते हो कि कौन कौन से प्लेन्स अलाउड होंगे और कौन कौन से प्लेन्स अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, और प्लेन्स के किससे रिप्रेजेंट करते हो, प्लेन्स क्या होते हैं एच, के और एल, मिलर इंडिसेस बताते हैं आपको प्लेन्स के बारे में। ठीक है, इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट दैट स्ट्रक्चर फैक्टर, दैट स्ट्रक्चर फैक्टर किसके लिए, फॉर सिंपल क्यूबिक, फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज, सेल डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, वैल्यू ऑफ एच, के और एल। ठीक है, ब्रैकेट में मतलब इन मिलर इंडिसेस, मतलब इन पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर इन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब सिंपल क्यूबिक के लिए जो एच, के और एल की क्या है, सभी वैल्यूज आपकी अलाउड है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, वी कैन से दैट, वी कैन से दैट all the values of h, k, l are allowed। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि सिंपल क्यूबिक में कौन से प्लेन्स
अलाउड होते हैं, तो सभी प्लेन्स क्या होते हैं आपके अलाउड होते हैं। किसमें? सिंपल क्यूबिक के केस में, ठीक है भाई, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में किस पे डिपेंड नहीं कर रहा आपका स्ट्रक्चर फैक्टर, एच के और एल की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब सभी वैल्यूज क्या है आपकी अलाउड है, चाहे कोई भी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये तो आ गया आपका एस की वैल्यू। अगर आप अब निकालो, क्या निकाले, अगर हम कैपिटल एफ निकाले, इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, एफ के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के, तो देखो एस की वैल्यू तो क्या हो गई 1, एस की वैल्यू 1 हो गई, तो इंटेंसिटी क्या आ गई आपकी स्मॉल एफ का स्क्वायर। सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गई एफ स्क्वायर, किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए, ठीक है। हो गया एक पार्ट, स्ट्रक्चर फैक्टर निकाल लिया, एस की वैल्यू क्या आई 1 आई, किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, स्ट्रक्चर फैक्टर, स्ट्रक्चर फैक्टर किसके लिए, फॉर बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है भाई। अब देखो इसमें भी, अब देखो बॉडी सेंटर्ड में आप पढ़ चुके हो, क्या होता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आपके क्या होते हैं बॉडी सेंटर्ड के केस में 2, और वो कौन कौन से कैसे, देखो बॉडी सेंटर में क्या डिफरेंस होता है भाई, एक तो भाई सभी कहाँ पे प्रेजेंट होंगे आपके कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होंगे, है ना, क्या होता है ऑल तो कॉर्नर्स पे, और एक कहाँ होता है आपके बॉडी के सेंटर पे, ये तो होते हैं सभी कॉर्नर्स पे, ठीक है, और एक कहाँ होता है बॉडी के सेंटर में, तो ये क्या है आपका बॉडी का सेंटर। तो अब अगर आपको नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना है, तो मतलब पोजीशन कौन कौन सी दिखाते हो, एक तो ओरिजिन दिखाते हो, ठीक है, मान लो मैंने यही ओरिजिन लिया 0 0 0, ठीक है, और ये बॉडी के सेंटर, सेंटर का मतलब क्या है, एक्स से भी 1/2 डिस्टेंस, वाई से भी 1/2 और जेड से भी, तीनों ही एक्सिस पे कहाँ होगा 1/2 1/2 और 1/2। तो आपकी जो पोजीशंस हो गई किसकी, इन दो एटम्स की जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो कौन सी होंगी, मतलब आपको बीसीसी को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिर्फ क्या दिखाना पड़ता है, एक तो भाई ओरिजिन दिखा दो, क्योंकि कॉर्नर्स पे तो सभी पे प्रेजेंट होंगे, तो किसी एक कॉर्नर को ओरिजिन मान लो, और एक मेनली आइटम कहाँ प्रेजेंट होता है बॉडी के सेंटर में, ठीक है। तो पोजीशन किसकी, ऑफ एटम्स, पोजीशन कहाँ होती है, देखो एक एटम की पोजीशन मान लो U1 V1 और W1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तो होगा U1 0, V1 भी 0 और W1 भी 0, ठीक है, और दूसरा ये जो बॉडी के सेंटर में है, तो U2 कितना हो जाएगा 1/2, V2 कितना हो जाएगा 1/2, और W2 भी क्या हो जाएगा आपका 1/2, मतलब दो पोजीशन कौन कौन सी हुई 0 0 0 और एक 1/2 1/2 और 1/2, ठीक है, हो गई। अब इसके लिए भी क्या निकालेंगे भाई, पहले स्ट्रक्चर फैक्टर निकालेंगे, तो रख दो फॉर्मूला, देयरफॉर स्ट्रक्चर फैक्टर S इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, समेशन J1 से n e⁻² 2π आयोटा, ठीक है ना, और ये क्या होता है यहाँ पे UJ H प्लस VJ K प्लस WJ L, ठीक है। अब समेशन यूज होगा क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, दो हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो एक बार 1 की वैल्यू रखेंगे, फिर समेशन का मतलब प्लस, और फिर दूसरे वाले की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन हटा लेते हैं, e⁻² 2π आयोटा, ठीक है, UJ मतलब 1 की वैल्यू, U1 की वैल्यू 0, H प्लस इसके कोरस्पोंडेंस V1 0, K W1 0 L, ठीक है। अब समेशन का मतलब प्लस, ठीक है, e⁻² 2π आयोटा। अब देखो UJ, अब UJ की वैल्यू 1/2 दैट इज H/2, फिर प्लस K/2, फिर प्लस L/2, ये वाला तो फिर से 0, किसी की पावर 0 फिर से क्या बन जाएगा 1, प्लस ये क्या बन जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 2 से 2 कैंसिल, e⁻π आयोटा H प्लस K प्लस L, ये आ गया आपका स्ट्रक्चर फैक्टर, ठीक है, यही आया ना। अब देखो इसमें जो है आपका स्ट्रक्चर फैक्टर किसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, H की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, K की वैल्यू पे डिपेंड करेगा और L की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो क्या करें भाई, तीनों का सम पे H प्लस K प्लस L की वैल्यू का सम क्या आता है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आपका, तो केस करेंगे अब हम, केस फर्स्ट क्या हो सकता है, इन तीनों का सम या तो ओड हो सकता है या फिर इवन, ठीक है, क्योंकि ये H K और L हमेशा क्या होते हैं आपके इंटीजर होते हैं, कभी भी क्या नहीं होते फ्रैक्शन में नहीं होते,
कि सिंप्लीफाई इंटरसेप्ट निकाल के रेसिप्रोकल लेके निकालते हो, तो ये हमेशा कैसे आते हैं आपके इंटीजर पार्ट में बना लेते हैं हम इनको, ठीक है। तो ये कभी क्या नहीं होते, फ्रैक्शन में नहीं होते। तो इसका मतलब या तो इनका सम इवन आएगा या इनका सम क्या आएगा, ओड आएगा, ठीक है। तो केस फर्स्ट करते हैं, क्या, इफ h प्लस k प्लस l इनका सम आपका क्या आए, ओड आए, ठीक है। या तो इनका सम ओड आएगा या इनका सम क्या आएगा, इवन। अगर हम पहला केस करें कि इनका सम क्या है, ओड है, ओड का मतलब जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। इनका सम यानी इनका h ओड हो, k ओड हो, l ओड, लेकिन इन तीनों का सम क्या हो, अगर ओड हो। अगर भैया इन तीनों का सम ओड हुआ तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है। देखो एक और बात, e रेज टू द पावर पाई n पाई आई कैप, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू या तो +1 होगी या फिर आपकी -1 होगी, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू n की वैल्यू इवन है, n की वैल्यू क्या है, इवन, तो ये क्या देगा, +1, और अगर n की वैल्यू ओड है तो ये वैल्यू क्या रहेगी, -1, ठीक है। e रेज टू द पावर n पाई आई कैप की वैल्यू -1 अगर n ओड है, +1 अगर n इवन है। अब मैंने क्या कहा, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसका मतलब इसकी वैल्यू ओड है, ओड है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, e रेज टू द पावर पाई आई कैप h प्लस के प्लस एल, कितना बन जाएगा आपका, -1, है ना, क्योंकि ये ओड आ गया, तो ओड के केस में वैल्यू कितना देता है, -1। सो आपका स्ट्रक्चर फैक्टर s क्या हो जाएगा, 1 - 1 दैट इज 0। अब की बार स्ट्रक्चर फैक्टर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर किसी का स्ट्रक्चर फैक्टर 0 तो इसका मतलब इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, सो इंटेंसिटी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, आई इज इक्वल टू क्या था, स्मॉल f स्क्वायर s स्क्वायर, तो इसका मतलब इंटेंसिटी क्या हो गई, 0। अगर किसी के कोरस्पोंडेंस इंटेंसिटी 0, इसका मतलब वो प्लेन्स क्या नहीं है, अलाउड नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे इन दिस केस, इसका मतलब इन दिस केस ऑफ BCC हमने क्या ऑब्जर्व किया, BCC स्ट्रक्चर, BCC स्ट्रक्चर, those planes are not allowed, are not allowed are not allowed, कौन से वाले, in which या फिर whose sum of h k l का सम क्या हो, इज ओड, ठीक है। तो वो क्या नहीं है, आपके अलाउड नहीं, जिनमें क्या हो h k और l इनका सम करो तो वो क्या आए, ओड आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, जैसे आपका हो 0 1 0 0, देखो सम करो 1 + 0 + 1 1, तो ये भी क्या नहीं है, अलाउड नहीं है। जैसे दूसरा लिखूं मैं 1 1 1 1 + 1 2 + 1 3, ये भी नहीं है अलाउड। 2 1 0 2 2 1, तो ये सब क्या है, नोट अलाउड, ये क्या है, नोट अलाउड। क्यों, किसके केस में, BCC के केस में, क्योंकि इनका सम कैसा आ रहा है, सबका ओड आ रहा है, ठीक है। तो ये अलाउड नहीं है, पहला केस कर लिया। अब करते हैं कौन सा अलाउड होगा, ठीक है। ये पूछे जाते हैं कि कौन से प्लेन्स अलाउड होते हैं BCC में, FCC में, ठीक है भाई। अब केस सेकंड करते हैं, केस सेकंड केस क्या करें, इफ h प्लस k प्लस l इनका सम क्या हो आपका, इवन हो, दैट इज 2 4 6, ठीक है। अगर सम क्या हो आपका, इवन हो, इसकी बात करते हैं अब। अगर आपका सम इवन होगा तो देखो e रेज टू द पावर पाई आई कैप h प्लस k प्लस l, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, +1, ठीक है। तो आपका s स्ट्रक्चर फैक्टर, सो s इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, 1 तो ये था ही पहले ही, +1 और हो गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2, ठीक है, हो गया ना। सो अब आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, सो आई इज इक्वल टू क्या था, स्मॉल f स्क्वायर इंटू s स्क्वायर, f स्क्वायर दैट इज 4, तो आपकी इंटेंसिटी क्या हो गई, 4f स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब कौन से प्लेन्स अलाउड होंगे BCC में, जिनका सम क्या हो, इवन हो, जिनके मिलर इंडिसेस, प्लेन्स का सम क्या हो, इवन हो, ठीक है। तो ये क्या होंगे, सो टाइप ऑफ प्लेन्स लिख लेते हैं, टाइप ऑफ प्लेन्स allowed
इन BCC। कौन कौन से, देखो भाई 1 1 0, देखो सम 1 + 1 2 + 0 2, ठीक है। और क्या हो सकता है आपका 2 0 0, ठीक है, 2 2 0, ठीक है, 2 1 1, ठीक है। तो ये सब कैसे हैं आपके अलाउड, ठीक है। हो गया BCC का भी, सिंपल क्यूबिक के लिए निकाल लिया, BCC के लिए निकाल लिया स्ट्रक्चर। तो तीसरा क्या रहता है आपका, थर्ड पार्ट स्ट्रक्चर फैक्टर, स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर FCC। अब हम किसके लिए करेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो सिंपल क्यूबिक पड़ी सिर्फ कॉर्नर, बॉडी सेंटर में, बॉडी के सेंटर पे भी, फेस सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर प्लस फेस के सेंटर पे, हर फेस के सेंटर पे ऐसा ही होता है ना, देखो ऐसा होता है आपका, ये तो है आपके बॉडी के कॉर्नर्स में, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो 3 तो आपको दिखते हैं, 3 बॉडी के सेंटर और 3 बॉडी के सेंटर नहीं दिखते। तो आपका ऐसा होता है, एक यहाँ पे इस बॉडी के सेंटर, फेस के सेंटर पे, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, एक 4, एक 5 और एक ऐसे ही पीछे 6 फेस होते हैं। तो 6 के सेंटर पे जब आप नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालते हो, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल किसके लिए, फॉर FCC, तो वो आपका कितना आता है 4, ठीक है। अब 4 कौन से, मतलब आपको क्या लेना पड़ता है, अगर आपको FCC को रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे करते हो कि 3 तो फेस के लिए लेते हो, क्योंकि 6 फेस है भाई, ये दोनों तो आपस के अपोजिट फेस है, ये पॉजिटिव फेस है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, आगे वाला पॉजिटिव है तो पीछे वाला नेगेटिव। तो आप कोई 3 फेस ले लेते हो और एक क्या ले लेते हो, कॉर्नर। तो इसके केस में जो पोजिशन होती है, क्या पोजिशन ऑफ एटम, वो क्या होती है आपकी, देखो U1 की वैल्यू 0, V1 की वैल्यू 0, W1 की वैल्यू 0, एक तो ओरिजिन कॉर्नर वाला कोई भी। फिर क्या होता है, 3 फेस, कोई भी 3 फेस उठा लो, देखो पॉजिटिव वाले लेते हैं हम, U2 मान लो आपका क्या है 1/2, V2 भी क्या है आपका 1/2 और तीसरा W2 क्या है आपका 0। तो इसका मतलब U1 अगर X में है, V1 Y में है, ठीक है, तो XY प्लेन वाला, ठीक है। फिर एक YZ प्लेन और एक ZX प्लेन, फिर U3 क्या हो जाएगा 0, V3 क्या हो जाएगा 1/2, W3 क्या हो जाएगा 1/2 और एक क्या हो सकता है U4 1/2, V4 0 और W4 1/2। ये 4 क्या हो गई आपकी पोजीशन होगी, ठीक है। अब फिर से क्या निकाले, स्ट्रक्चर फैक्टर निकाले। सो आपका S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन को खोल लेते हैं, e⁻² 2π, आई कैप होता है यहाँ पे। अब क्या होता है U1H, U1 मतलब 0H प्लस 0K प्लस 0L, फिर समेशन का मतलब प्लस e⁻² आई कैप, फिर क्या होता है 1/2 दैट इज H प्लस K प्लस L, इसके अपोन में 2, इसके अपोन में 2 और L के केस में क्या है 0, ठीक है, हो गया। फिर प्लस थर्ड वाला e⁻² आई कैप, फिर क्या है 0 इसके केस में तो है ना, इंटू H, फिर 1/2 इंटू K, फिर 1/2 इंटू L, ठीक है। फिर लास्ट फोर्थ e⁻² आई कैप, आयोटा हो गया, ठीक है। ये क्या है, सॉरी आई कैप बोल रही हूँ मैं, आयोटा ये क्या आएगा 1/2 H, फिर 0K, फिर 1/2 L, हो गया। तो देखो क्या बन गया, S इज इक्वल टू, ये तो 0 दैट इज 1, ठीक है, ये क्या बना प्लस e⁻², 2 से तो 2 कैंसिल ले ले, 2 कॉमन लेके है ना, तो पाई आयोटा H प्लस K, फिर क्या बना नेक्स्ट प्लस e⁻² आयोटा K प्लस L, फिर नेक्स्ट क्या बना e⁻² आयोटा H प्लस L, देखो यही बना ना H प्लस K प्लस L और H प्लस L, ठीक है। अब किस पे डिपेंड करेगा, अब देखो फिर से केस आ गए है ना, केस फर्स्ट, 2 ही केस आएंगे, कौन कौन से भाई, या तो क्या हो आपके सारे ओड हों या सारे इवन हों, क्यों, अगर सभी ओड हुए तो इनका सम इवन आएगा, अगर सभी सम हुए तो इनका सम इवन आएगा, ठीक है। इन सब का सम क्या है, या तो इवन आए, इवन कब आ सकता है, जब आपके सभी वैल्यू H भी ओड हो, K भी ओड हो और L भी ओड हो, क्योंकि 2 ओड का सम इवन, 2 ओड का सम इवन, 2 ओड का सम इवन, अगर सभी इवन हो, इवन इवन का सम इवन, इवन इवन का सम इवन, इवन इवन का सम इवन। तो पहला केस तो क्या बन गया, इफ H, K, L
आर आइदर ओड, आइदर ऑल ओड और इवन, या तो आपके सारे ओड हो या फिर सारे इवन हो। अगर सारे इवन होंगे तो वैल्यू इवन देगा, यहाँ पे भी वैल्यू इवन देगा, यहाँ पे भी वैल्यू इवन देगा। और इवन के केस में आपको वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू +1, इसकी वैल्यू +1 और इसकी वैल्यू भी +1। सो आपका s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 4। ठीक है, तो आपकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू दैट इज s का स्क्वायर इंटू स्मॉल f, और s की वैल्यू क्या हो गई 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16f²। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा था आपका, केस सेकंड क्या हो सकता है, अगर सबकी वैल्यू क्या हो, उनका सम क्या हो, ओड हो। और इनका सम भाई ओड कब आएगा, देखो इन सब का सम क्या हो, ओड, इन सब का सम ओड कब आएगा, एक इवन हो और एक ओड, अगर क्या हो मिक्स हो। ठीक है, एक इवन एक ओड या फिर 2 इवन 1 ओड, मतलब कैसे हो, अगर आपके h के l की वैल्यू क्या हो, मिक्सड हो। अगर एक भी ओड हो गया तो सम ओड आ जाएगा, अगर एक भी 2 भी ओड हो गए तो एक क्या होगा, सम आपका ओड आएगा। क्योंकि देखो अगर ये 2 ओड है तो ये तो इवन दे देगा, लेकिन एल के केस में यहाँ पे क्या दे देगा, एक ओड एक इवन आपको नेगेटिव। ठीक है, अगर क्या हो, लिखते हैं सेकंड केस, इफ h, k, l आर ऑल मिक्स्ड, अगर आपके क्या हो मिक्स्ड हो तो आपकी s की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहला तो 1 था ही पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब आपका अल्टरनेट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव। ठीक है, ये हो जाएगा, तो आपकी s की वैल्यू क्या देगा यहाँ पे 0, s की वैल्यू 0, तो इसका मतलब इसके कोरेस्पोंडेंस इंटेंसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी 0। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं एफसीसी से, सो वी कैन से दैट in FCC structure only those planes are allowed in which either all h k l are odd, या तो सभी odd हो या फिर क्या हो, और all even। ठीक है, वो क्या होंगे, अलाउड होंगे और बाकी अलाउड नहीं होंगे। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपका स्ट्रक्चर फैक्टर किसके लिए, एफसीसी के लिए। तो हमने तीनों के लिए कर लिया, बॉडी सेंटर्ड के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए भी और फेस सेंटर्ड के लिए भी। ठीक है, अब आपका एक रहता है सिर्फ डायमंड के लिए, वो हम करेंगे बाद में, क्योंकि जब हम डायमंड की स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तभी उसके साथ उसके क्या करेंगे, आपके स्ट्रक्चर फैक्टर निकालेंगे। तो आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ एक टॉपिक रहता है वो भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे तब तक आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई, मतलब कि आपका 20 मार्क्स का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कोई एक करना होता है 16 मार्क्स का, और एक कंपलसरी में आता है 4 नंबर का। तो 20 मार्क्स आपके बिल्कुल एग्जैक्ट हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यूनिट कंप्लीट हो गई है। तो इस वीडियो के साथ ही आपको फर्स्ट यूनिट के नोट्स की जो है PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ मिल जाएगी। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकेंड यूनिट की। ठीक है, ओके, थैंक यू।